बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, जब मरियम खामोश थी तो भी एतराज था, जब बोल रही हैं तो भी एतराज है। मसाइल पर तो सियासत करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उनके हल की जरूरत है। जब बारिश ज्यादा होगी तो पानी भी इकट्ठा होगा। कराची में निकासी आब का निजाम बेहतर होना चाहिए। शहर कायद के बेपनाह मसाइल हैं जो वफाकी और सूबाई हुकूमत के नहीं हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी का कहना है कि जब मरियम खामोश थी तो भी एतराज था, जब बोल रही हैं तो भी एतराज है। मसाइल पर तो सियासत करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उनके हल की जरूरत है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जब बारिश ज्यादा होगी तो पानी भी इकट्ठा होगा। कराची में निकासी आब का निजाम बेहतर होना चाहिए। शहर कायद के बेपनाह मसाइल हैं। सिंध हाईकोर्ट ने साबिक एमडी पीएसओ की गैर कानूनी तकर्री केस में शाहिद हकान अब्बासी की अबूरी जमानत में तोसी कर दी है। साबिक एमडी पीएसओ की गैर कानूनी तकर्री केस की सिंध हाईकोर्ट में समाअत हुई। शाहिद हकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। सिंध हाईकोर्ट ने नैब हुकाम और नैब वकील की अदालत में पेश न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से यहां आ गए, नैब वाले नहीं पहुंचे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी चील चौक के करीब 4 गोदामों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 2.5 घंटे की कोशिश से आग पर काबू पा लिया। करोड़ों रुपए का कपड़ा जल गया। आग की शिद्दत के बायस गोदामों की छतें भी गिर गईं। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकीं। आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी चील चौक के करीब 4 गोदामों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 2.5 घंटे की कोशिश से आग पर काबू पा लिया। करोड़ों रुपए का कपड़ा जलकर खाकसर हो गया। आग की शिद्दत के बायस गोदामों की छतें भी गिर गईं। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकीं। सिंध हुकूमत का विफाक से किसानों के ज़रई कर्ज और टैक्स माफ करने का मुतालबा। सूबाई वजीर इस्माइल राहू कहते हैं कि बारिशों के बायस चावल, गन्ना और बागात को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आजम किसानों के ज़रई कर्ज और टैक्स की माफ करने का ऐलान करें। ज़रई तरक्याती बैंक और दीगर कमर्शियल बैंकों के रमा साल के कर्जे माफ किए जाएं। पुराने ज़रई कर्जों की वसूलियों में 1 साल की छूट दी जाए। काश्तकारों को बगैर सूद और आसान शराइत पर नए कर्जे दिए जाएं। आपको बताएं कि सूबाई वजीर इस्माइल राहू कहते हैं कि बारिशों के बायस चावल, गन्ना और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वजीर आजम किसानों के ज़रई कर्ज और टैक्स की माफ करने का ऐलान करें। ज़रई तरक्याती बैंक और दीगर कमर्शियल बैंकों के रमा साल के कर्जे माफ किए जाएं। पुराने ज़रई कर्जों की वसूलियों में 1 साल की छूट दी जाए और काश्तकारों को बगैर सूद और आसान शराइत पर नए कर्जाजात दिए जाएं। बात करेंगे कराची के मौसम की। महकमा मौसमियात ने कराची में मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई कर दी है। खलीज बंगाल में बनने वाला बारिशों का सिस्टम बुहिरा अरब से नमी लेकर जेरी सिंध पर असरअंदाज हो गया। कराची में आज बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जेरी सिंध में यह सिस्टम बारिशें बरसा रहा है। बारिशों का नया सिस्टम 24 घंटे कराची पर रहेगा और 2 से 3 मरतबा बरसेगा। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मानसून के 7वें स्पेल का आगाज हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर, बताइएगा, कराची में तो पहले से पानी नहीं निकाला जा सका और महकमा मौसमियात की जानिब से 7वें स्पेल की पेशगोई कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपने बजाय फरमाया था सुबानी। पहले ही छठा स्पेल जो है उसने इतनी अपनी जो है वो तबाही छोड़ी है कि लोग उस परेशानी से नहीं निकल पाए थे। मगर अब बारिशों का जो 7वां स्पेल है मानसून सिस्टम का, वो इस वक्त नूरियाबाद के मकाम पर एक खंडर बन चुका है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से पेशगोई की है कि जो किसी भी वक्त कराची की तरफ रुख कर अब कराची में
बरसेगा और ये भी शदीद हवाले से बताया गया कि शदीद किस्म का ये थंडर है जो कि कराची में खूब बरसेगा। अगर हम बात करें पिछले से मानसून सिस्टम की, जी। तो उसने न सिर्फ कोई एक आध इलाके बल्कि पूरी कराची में जो तूफानी और मूसलाधार बारिशें हुई थी उसका पानी, लेन सड़कें जो शराहें तो क्लियर हो गई, मगर अभी भी गली मोहल्ले और बहुत सारी आबादियां और इलाके हैं जहां पर अभी भी पानी मौजूद है, वो उसकी निकासी नहीं हो सकी। लेकिन अब दूसरा अगर स्पेल बरसता है तो यकीनन जो सूरत हाल है फिर एक बार जो है वो काबू से बाहर हो जाएगी और कराची के शहरी पहले ही जो है वो शदीद इसमें परेशानी में मुब्तला हैं कि वो पहले ही संभल नहीं पाए और दोबारा से महकमा मौसमियात ने एक शदीद थंडर की जो पेशगोई की है मलिक कि वो मुनव्वर, ये कराची में बताइएगा, वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला सिंध और गवर्नर से राब्ता किया गया था और कहा गया था कि मिलकर मसाइल पर काबू पाएंगे। उसके बाद क्या काम किया गया कराची में? क्या नालों की सफाई की गई? क्योंकि जैसे आपने बताया है कि 7वें स्पेल का भी आगाज होने जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल वजीर आजम ने कराची के हवाले से कहा है कि वो 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट देंगे और कराची को वो बड़ा गौर से देख रहे हैं और कराची की किस्मत बदलेगी। लेकिन ये सब सिर्फ अभी फिलहाल तो ये बयानबाजी तक हैं, ये बयानों की हद तक है, मीडिया की हद तक ये मामला नजर आ रहे हैं, मगर अमली तौर पर ग्राउंड पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जो FWO के जो उन्होंने काम पहले 3 नालों पर सफाई सुथराई का किया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट शहर के हवाले से, तो NDM ने जो किया था उसके बाद तो अभी तक कहीं सी नाले पर कोई सफाई जो है वो शुरू नहीं की गई। अलबत्ता ये जरूर कहा गया है कि उस हवाले से तैयारियां हो चुकी हैं, नाले सफा होंगे, जो नाजायज तजावजात हैं उनको भी हटाया जाएगा, मगर अभी तक इस किस्म का कोई भी काम शुरू नहीं किया जा सका। हाँ, अलबत्ता गवर्नर सिंध, वजीर आला और सबने मीटिंगें की हैं और वजीर आला ने इस बारे में ब्रीफिंग भी दी थी कि जल्द जो है वो नालों की सफाई हो जाएगी। मगर आपने देखा कि पहले ही जी। बरसाती नाले ओवरफ्लो होने की वजह से कराची में तबाही का बायस बने हैं। उसके बाद अगर अब 7वां स्पेल शुरू होता है और अगर उसी तरह से बारिशें होती हैं तो यकीनन जो बचा कुचा मामला थे कराची के शहरियों के पास अगर कुछ उनकी जमा पूंजी है तो हमें तो वो भी इसमें बह जाने की नजर आ रही है कि जिस तरीके से नाले या बरसाती सिस्टम या कोई निकासी का जो निज़ाम है वो इंतहाई नाकिस है, खस्ता हो चुका है, जिसकी वजह से पानी अब घरों में दाखिल हो जाता है, मार्केटों में चला जाता है। कारोबारी तबका पहले ही इसमें शदीद मुतासर हुआ है और अगर दोबारा से ये बरसात उसी लेवल की अगर होती है तो यकीनन सूरत हाल कराची के अवाम के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी, बल्कि बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बारिशों का नया सिस्टम 24 घंटे कराची पर रहेगा और 2 से 3 मरतबा बरसेगा। कराची के कई इलाकों से पानी ताहाल ना निकाला जा सका। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली भी बहाल ना हो सकी। सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर बारिश का पानी खड़ा है, जबकि शाहराहों से पानी ना उतरने के बायस अक्सर घरों से भी पानी नहीं निकाला जा सका। DHA हो या सजानी टाउन में 5 रोज हो गए ना पानी की निकासी हो सकी और ना ही बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकी। बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। सखी हसन कब्रिस्तान में मुतादिद कब्रों के नामो निशान तक मिट गए हैं, जबकि कीचड़ और गंदगी से कराची सब्जी मंडी का बुरा हाल है। न्यू नाजमाबाद में नेवी और आर्मी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बारिश के पानी में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए निकाला जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की हदायत और इलेक्ट्रिक की दरखास्त के बाद सिंध हुकूमत ने कराची के पोश इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन में बारिश के पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने बारिश से मुतासरा इलाके में निकासी आप का काम शुरू कर दिया है। अभी आपको बताएं कि कराची के 95% इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। जिन इलाकों में पानी मौजूद है वहां मुश्किलात का सामना है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पानी की निकासी के लिए मुतलका इदारों से राबते में है। बारिशों के बायस 50% सब स्टेशन में पानी दाखिल हुआ। जहां बिजली की बहाली में मुश्किलात दरपेश थीं, वहां लोगों को पेशगी इत्तला दी गई है।
आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि कराची के 95% इलाकों से 95% इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। जिन इलाकों में पानी मौजूद है वहां मुश्किलात का सामना है कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक पानी की निकासी के लिए मुतलका इदारों से राबते में है। बारिशों के बायस 50% सब स्टेशन में पानी दाखिल हुआ। जहां बिजली की बहाली में मुश्किलात दरपेश थीं वहां लोगों को पेशगी इत्तला दी गई। शहर के कायद के बाद रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशों की पेशगोई कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में अगले 3 रोज बारिश की पेशगोई कर दी गई है, जिससे अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में सैलाब का खतरा है। रावलपिंडी, लाहौर, अटक, जेहलम समेत पंजाब भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। जंग से 30 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। ज़ेरे आब आने वाले देहात में मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जंग में दरियाए चनाब के करीब आबादी ज़ेरे आब आने से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना है कि बर वक्त सैलाबी रेले की इत्तला नहीं दी गई। चन्योड़ के करीब दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां 2,20,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक सैलाब से 70 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। लोग माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। दरियाओं में सैलाब से पहले ही सिंध की झीलें, सेम नाले और बरसाती नदियां बिफरने लगी हैं। जिला धादू में वाक़े मंशर झील में पानी का शदीद दबाव है और दरवाजा टूटने के बाद पानी का रिसाव शुरू हो गया है। खौफ व हरास फैलने के बाद मंशर झील के करीबी देहात से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। जिला मीरपुर खास के इलाके नौकोट के सेम नाले की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, जिससे नौकोट शहर को शदीद खतरात लाहक हो गए। करीबी देहात से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। नौकोट शहर को बचाने के लिए पुश्तों पर रेत की बोरियों से बंद बांधने का काम शुरू कर दिया गया है। मंशर झील से मुल्हिका दास्तरवा का दरवाजा RD 62 के मकाम पर पानी के दबाव के बायस टूट गया, जिसके बाद वहां से पानी का रसाव शुरू हो गया है और बोबक शहर और सहमन एयरपोर्ट के ज़ेरे आब आने का खदशा है। खौफ व हरास फैलने के बायस मकामी आबादी ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है। पहाड़ी नदी नालों का पानी शामिल होने के बाद मंशर झील की सतह में 6 फुट इजाफा हुआ है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कराची में बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा होना जरूरी है। कराची के मसाइल हल करने के लिए खरबों रुपए दरकार हैं। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि शाहराह फैसल पर पहले बारिश होती थी, बंद हो जाती थी। शाहराह फैसल पर काम किया तो अब ज्यादा देर पानी नहीं रहता। काम करना चाहते हैं, कुछ स्टे ऑर्डर की शक्ल में रुकावटें आ जाती हैं। बहुत सारे इलाकों में तरक्याती काम करवाए गए। कराची के प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना था कि जितने मसाइल हैं उनके लिए वसाइल चाहिए। वजीर आजम इमरान खान को भी इस बात का एहसास है। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने योम आशूर पर बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहते हैं लाहौर समेत सूबा भर में अमन अमान के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने अपने बयान में कहा कि पंजाब पुलिस के अफसर और एहलकार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुतलका इदारों ने मरबूत अंदाज में काम करते हुए पुरअमन फ़ज़ा को यकीनी बनाया।
محرم الحرام خصوصاً یوم عاشور پر پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں رہی۔ کابینہ کمیٹی کے تمام اراکین نے دن رات محنت کر کے امن و امان کے قیام کا قومی فریضہ بطریق احسن سر انجام دیا۔ صوبائی اداروں اور محکموں کے ساتھ متعلقہ ایجنسیوں کی کوارڈینیشن بہترین رہی۔ عثمان بزار کا کہنا تھا کہ محکموں اور اداروں نے جس طرح ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا وہ قابل تحسین ہے۔ امن کمیٹیوں کے عہدیداران اور منتخب نمائندوں نے اتحاد و اتفاق کی فضا برقرار رکھنے کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔ علماء کرام اور دیگر طبقات نے عاشورہ محرم کے دوران بھائی چارے اور یکجہتی کی فضا برقرار رکھنے کے لیے مثالی کردار ادا کیا۔ آئندہ بھی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اسی جذبے اور عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان میں سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی۔ صوبیدار ندیم، سپاہی سلیم اور لانس نائک مصبر شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ ناظرین، سی پیک پاکستان کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے۔ ایسا منصوبہ جو وطن عزیز کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر دے گا، مگر بھارت کو ایسا قبول نہیں ہے اور وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہو چکا ہے، اور اس کے لیے بھارت نے ایسے افراد کو چنا جو پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ ایسے عناصر نے اس بار چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو اپنے نشانے پر لیا، مگر یہ عناصر کامیاب نہیں ہوں گے۔ سی پیک دشمن کی نظر میں کھٹکھٹاتا منصوبہ جس کے خلاف وہ روز اول سے ہی سازشوں میں مصروف ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے چیئرمین سی پیک اتھارٹی بنتے ہی منصوبہ تکمیل کی طرف دوڑنا شروع ہوا تو بھارت اور اس کے ہواری بے بسی میں جھنجھلا اٹھے اور اپنے بغل بچوں کو آگے کر دیا۔ احمد نورانی بھی ایسی صف میں شامل ہو گئے اور بھارتی آقاؤں کے اشارے پر ناچنے لگے اور جھوٹے پراپوگنڈے کا نشانہ بنایا چیئرمین سی پیک اتھارٹی کو، اور سہارا لیا ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ کا جو ماضی میں 2 مختلف افراد کے نام سے چلایا جاتا رہا۔ اس اکاؤنٹ سے پاکستان میں فرقہ واریت اور نفرت پھیلانے کی بھی سازش ہوتی رہی۔ جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہیں نہ ہی غداروں کے وطن۔ ریاست اور اداروں کے خلاف جھوٹ بولو، خبر دو اور پھر معافی مانگ لو۔ بھارتی اشاروں پر ناچنے والے احمد نورانی کا اس میں کوئی ثانی نہیں۔ سی پیک کے خلاف سازشوں میں مشغول احمد نورانی نے نواز شریف کو پاناما کیس میں کلین چٹ دے دی تھی۔ بھارتی ریٹائرڈ میجر گرو سی پیک کے خلاف زہر اگلنے میں پیش رہے۔ پاکستان اور اداروں کے خلاف زہر اگلنے والی گل بخاری بھی اسی سازش کا حصہ ہیں۔ احمد نورانی نے چیئرمین سی پیک اتھارٹی پر بیرون ملک جائیداد کے الزامات عائد کیے جن کی عاصم سلیم باجوہ نے واضح الفاظ میں تردید کر دی۔ سابق بھارتی میجر نے کچھ روز قبل عاصم سلیم باجوہ پر یہی الزامات لگائے۔ یہ بھارتی میجر وہی ہیں جنہوں نے بلوچ دہشت گردوں سے رابطے کا اعتراف کیا تھا، اور احمد نورانی ان کے اشاروں پر ناچتے نظر آ رہے ہیں۔ احمد نورانی کی جھوٹ پر مبنی رپورٹ پر بھارتی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کھلے عام سپورٹ کر رہے ہیں اور برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا مواد انہوں نے فراہم کیا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں اور عسکری قیادت تمام تر سازشوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان سازشوں سے نمٹنا بخوبی جانتے ہیں۔ بھارت میں پھنسے 200 پاکستانی 3 ستمبر کو وطن واپس لوٹیں گے۔ کورونا وبا کے سبب عائد سفری پابندیاں ان کی واپسی میں حائل تھیں۔ بھارت میں کورونا وبا کے سبب لگائے جانے والے لاک ڈاؤن سے 200 پاکستانی وطن واپس نہ آ سکے۔ پاکستانی باشندے مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش، راجستھان اور دلی میں موجود تھے۔ حکومت پاکستان 3 ستمبر کو اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے واگا بارڈر خصوصی طور پر کھولے گی۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 6 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6294 ہو گئی۔ مزید 213 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,95,849 ہو گئے۔ 604 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,81,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 6 مریضوں کی زندگی نگل لی۔ سندھ میں 2,401، پنجاب میں 2,198، خیبر پختونخوا میں 1,250، بلوچستان میں 141، گلگت بلتستان میں 67، آزاد کشمیر میں 62 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 213 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 96,770، سندھ میں 1,29,348، خیبر پختونخوا میں 36,044، بلوچستان میں 12,870، گلگت بلتستان میں 2,894، اسلام آباد 15,625 اور آزاد کشمیر میں 2,298 مریض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,54,00,000 ہو گئی ہے۔ ہلاکتیں 8,51,000 ہو گئیں۔ 1,78,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 8,51,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,87,225، برازیل میں 1,21,000، میکسیکو میں 64,158، روس میں 17,093، بھارت میں 64,646، ترکی میں 6,326، ایران میں 21,462، افغانستان میں 1,402 اور سعودی عرب میں 3,870 اموات ہو چکی ہیں۔ رکے نہ کبھی اپنے قدم چھوڑیں گے ہم، جرأتوں کے نشان میں علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تھانہ چھانگا مانگا کی حدود میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ جھگڑے میں ڈنڈے سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ ملزم موقع سے فرار۔ ڈی ایس پی چونیا کی سربراہی میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ چھانگا مانگا میں پیش آیا ہے۔ تھانہ چھانگا مانگا کی حدود میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ جھگڑے میں ڈنڈے اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ ڈی ایس پی چونیا کی سربراہی میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے رانا عدنان رسول نے۔ رانا عدنان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی اصل چھانگا مانگ کے نوائی گاؤں محمدی پور میں زمین کے تنازع پر دو گروپوں میں تصادم ہوا۔ جھگڑے میں ڈنڈے سوٹے اسلحہ کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ تنویر نامی نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ نوائی گاؤں محمدی پور کے رہائشی دو گروپ رانا تنویر اور رانا خلیل کے درمیان زمین کے تنازع پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑے میں تنویر ولد نذیر سمیت دو خواتین شدید زخمی ہو گئی، جنہیں شدید زخمی حالت میں رورل ہیلتھ سینٹر چھانگا مانگا پہنچا دیا گیا، جہاں پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تنویر نامی نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ مضروب خواتین کی حالت بھی سیریس بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لڑائی کے دوران فریاد ولد خلیل اور سجاد ولد خلیل بھی سر میں چوٹیں آنے کے بعد شدید زخمی ہوئے تھے، جنہیں فرسٹ ایڈ کے لیے نزدیکی ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ تھانہ چھانگا مانگا میں ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا اور ڈی ایس پی چونیا کے نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ جی، ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ بہت شکریہ رانا عدنان رسول، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے۔ تھانہ حویلی لکھا کی حدود ہیڈ سلیمان کی روڈ پر پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے دونوں ڈاکوؤں کی شناخت ہو گئی۔ ڈاکو اوکاڑا میں بینک ڈکیتی میں ملوث تھے۔ دونوں ڈاکوؤں کی شناخت بینک عملہ کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے۔
آپ کو بتائیں کہ یہ واقعہ پیش آیا اوکاڑا میں، جہاں پر تھانہ حویلی لکھا کی حدود میں ہیڈ سلیمان کی روڈ پر پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ 2 ڈاکو ہلاک جبکہ 4 فرار ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے دونوں ڈاکوؤں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ڈاکو اوکاڑا میں بینک ڈکیتی میں ملوث تھے۔ دونوں ڈاکوؤں کی شناخت بینک عملے کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے۔ اوکاڑا تھانہ حویلی لکھا کی حدود ہیڈ سلیمان کی روڈ پر پولیس مقابلہ ہوا ہے، جس میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے اور 4 فرار ہو گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے اوکاڑا وقار فیض نے۔ وقار فیض، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، یہ اوکاڑا کا نواحی علاقہ ہے، حویلی علاقہ، جہاں پر گزشتہ رات جو ہے وہ ہیڈ سلیمان کی روڈ پر جو ہے ڈاکو نے ناکہ لگا کر لوٹ مار کرنا شروع کی تھی، اور جیسے ہی پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس پارٹی جو ہے موقع پہ پہنچی اور کراس فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور 2 ڈاکو جو ہیں وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے، اور 4 جو ڈاکو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آج صبح جب ان دونوں ڈاکوؤں کی شناخت کی گئی تو گزشتہ چند روز قبل جو ہے ان 2 ڈاکوؤں نے اور کچھ ان کے ساتھیوں نے جو ہے نجی بینک میں ڈکیتی کی تھی، جس کی وجہ سے ایک ادھر نجی گارڈ بینک کا اور ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہو گیا تھا، اور بہت سارے متعدد واردات میں یہ مطلوب تھے ساہیوال اور ضلع پاک پازن کے علاقوں میں۔ جی بہت شکریہ فیض وقار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تنگوانی میں مغوی کو بازیاب نہ کرانے پر ورثاء سراپا احتجاج بن گئے۔ پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے انڈس ہائی وے کو ٹائر جلا کر بلاک کر دیا اور دھرنا دے دیا۔ آپ کو بتائیں کہ تنگوانی میں مغوی کو بازیاب نہ کرانے پر ورثاء سراپا احتجاج ہیں۔ پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے انڈس ہائی وے کو ٹائر جلا کر بلاک کر دیا گیا اور دھرنا دے دیا گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ تنگوانی میں مغوی کو بازیاب نہ کرانے پر ورثاء سراپا احتجاج ہیں اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے، جبکہ انڈس ہائی وے کو ٹائر جلا کر بلاک کر دیا گیا ہے اور دھرنا دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ جب تک مغوی کو بازیاب نہیں کرایا جاتا دھرنا جاری رہے گا۔ تنگوانی میں مغوی کو بازیاب نہ کرانے پر ورثاء سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ تنگوانی سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ہادی بخش بلوچ نے۔ ہادی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، 21 دن قبل نامعلوم مسلح افراد نے فارم پر چوکیدار دوست محمد چاچا کو اغوا کر لیا تھا۔ 21 دن گزرنے کے باوجود تاحال جو ہے مغوی بازیاب نہ ہو سکا۔ عدم بازیابی کی وجہ سے جو ورثاء ہے انہوں نے انڈس ہائی وے پر دھرنا دے رکھا ہے۔ شکارپور کندکوٹ انڈس ہائی وے کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ ہادی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 21 دن گزر جانے کے باوجود مغوی کو تاحال بازیاب نہ کرایا جا سکا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پتوں کی دریائے راوی پر بنا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ بونگی لالو مقام پر بنا پل شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب اور اوکاڑا کو ملاتا تھا۔ دریائے راوی میں پانی زیادہ آنے کی وجہ سے لوگوں کی گزرگاہ کا واحد ذریعہ پل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پتوں کی دریائے راوی پر بنا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ بونگی لالو مقام پر بنا پل شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب اور اوکاڑا کو ملاتا تھا۔ دریائے راوی میں پانی زیادہ آنے کی وجہ سے لوگوں کی گزرگاہ کا واحد ذریعہ جو ٹوٹ چکا ہے۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے پل پر بات کرتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے پتوں کی شاہد جاوید چودھری سے۔ جی شاہد، بتائیے گا۔ جی بالکل سر، پتوکی کے نواحی علاقہ بونگی لالو دریائے راوی پر 1 سال پہلے حکومت پنجاب نے 2 کروڑ روپے سے بنائے جانے والا پل دریائے راوی میں پانی زیادہ آنے کی وجہ سے، میں یہاں پر اصل آپ کو بتاتا چلوں کہ 45,000 کرسی جو سیلابی ریلا ہے وہ پل کو بہا کر لے گیا۔ لوگوں نے بچ جانے والے پل کے استعمال کو اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ کر لیا۔ یہاں اصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پل 4 ضلع شیخوپورہ، قصور، ننکانہ اور اوکاڑا کو آپس میں ملاتا ہے اور لوگوں کی آمد و رفت کا آسان ذریعہ ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ اس پل کی تعمیر جلد سے جلد شروع کروائی جائے تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی شاید یہ بتائیے گا کہ پل بہہ گیا ہے، کیا ناقص تعمیر کیا گیا تھا؟
शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? ये वाले इलाका का असद यहाँ पर एक कहना है कि दरिया में 45,000 क्यूसिक का रेला जो है सैलाबी रेला है, जिसकी वजह से ये पुल दरिया बोझ हो गया है, गिर गया है। जी बहुत शुक्रिया। शायद आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला फौरी वाक़े का नोटिस लें और पुल की तामीर की जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सरसब्ज़ पाकिस्तान मुहिम की तकमील के लिए नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने फेज 3 में कोट सब्जल में मोटरवे सेंट्रल रिजर्वेशन में पौधे लगाए। देखते हैं आशिक अली खल की रिपोर्ट। कोट सब्जल में मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम की हिदायत पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बेट 24 रोशन भेट के अफसरान और अमले ने फेज़ 3 में संजरपुर के मकाम पर मोटरवे सेंटर रिजर्वेशन में 100 से ज़्यादा पौधे लगाए। इस मौके पर डीएसपी मोटरवे पुलिस फरासत अली भेंडर का कहना था कि हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जनाब आमद अरसलान मलक साहब और सेक्टर कमांडर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सेंट्रल 3 जनाब मियां मोहम्मद अफनान अमीन साहब की खुसूसी इंस्ट्रक्शंस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान एक मुहिम का आगाज़ किया है, बतौर अदारा हम भी उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और नेशनल हाईवे के ऊपर फलदार और सायादार प्लांटेशन दरख्तों की प्लांटेशन कर रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि आने वाली जो नस्लें हैं एक इससे बेहतर सरसब्ज़ साफ़ और पुरफ़ज़ा पाकिस्तान देखें। दरख्त लगाना जहां सदका जारिया है, वहीं दरख्त माहौलियाती आलूदगी को कम करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ आशिक अली खोखर, टीवी टुडे। गड़ा मोड़ पंजाब हाईवे चेक पोस्ट अड्डा 86 WB की गाड़ी लावारिस और खटारा करके वर्कशॉप में खड़ी कर दी गई है। पंजाब हाईवे पुलिस चेक पोस्ट अड्डा 86 WB गड़ा मोड़ की गाड़ी को खटारा करके कई रोज पहले वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया, जिससे गश्त का निज़ाम बिल्कुल बंद हो गया। गश्त न होने की वजह से मुल्तान बिहाड़ी रोड पर तेज रफ्तारी की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। चोरी और डकैतियों की तादाद में भी इजाफा होने लगा। मकामी एहलकारों और अफसरान की मिली भगत से गाड़ी के पेट्रोल और रिपेयरिंग फंड करप्शन की नजर होने लगे। दरिया झेलम में मजीद 70,000 क्यूसी का रेला दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला झेलम के इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिससे पानी की सतह मजीद इजाफे का खदशा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे झेलम राजा रफी से। राजा रफी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं दरिया झेलम पे, और दरिया झेलम की अगर हम बात करें तो एक मरतबा फिर जो है दरिया झेलम में 70,000 क्यूसिक पानी जो है मंगला डैम से छोड़ा गया है, और यहाँ पे सैलाबी सूरतियाल एक बार फिर से झेलम के ऊपर मंडलाना शुरू हो गया। झेलम के इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो ममियान, अलंग, जगता, जमड़गाल जैसे गाँव जो है वो सैलाब की ज़द में आए थे, जिस जहाँ पे नदी नालों की तुगयानी और सैलाबी पानी की वजह से लोगों की फसलें, घर और बहुत सी उनके नुकसानात जो हैं वो देखने को मिले हैं। यहाँ पे महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा 2 दिनों में मजीद बारिशें मतवक्को हैं, और मंगला डैम की अगर हम बात करेंगे वहाँ की जो कैपेसिटी है वो 1242 फीट है, जो कि इस वक्त जो है डेड लेवल तक पहुँच चुकी है। यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की बात करेंगे तो जगह जगह पे जिन इलाकों में सैलाब का ख़तरा था वहाँ पे फ़िलहाल जो है दोबारा से ऐलानात भी किए जा रहे हैं, और लोगों को जो है महफूज मकामात पे पहुँचने की दोबारा से हदायत भी की जा रही हैं, और जगह जगह DC झेलम की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जो कि अमली तौर पर अपना काम कर रहे हैं, और रेस्क्यू की टीमें। बहुत शुक्रिया राजा रफ़ी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बंगला मंठार और गिरदो नवा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बिजली की फराहमी मुअत्तल, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानगी में मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक बारिश रहने का इम्कान है। जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद मुनीर से। जी मुनीर, आगाह कीजिएगा। मंठार और गिरदोनवा में रात से हल्की वक्फे से बारिश जारी है। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है, जबकि नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कों पर पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानगी में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। नहरों में भी तुगयानी आ चुकी है। ज़री माहरीन के मुताबिक हालिया होने वाली बारिश से फसल कपास के लिए शदीद नुकसान का बायस बनेगी, जबकि फसल कमाल के लिए मुफीद साबित हो सकती है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के लिए बारिश रहने का इम्कान है, जबकि इसके बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर।
नवाब शाह और गिरदो नवाब में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नवाब शाह और गिरदो नवाब में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि बारिश के बायस कपास, गन्ना और दीगर फसलों को नुकसान का अंदेशा है, जिसके बायस कपास, गन्ना समेत दीगर फसलों की पैदावार में कमी हो सकती है। बारिश के बायस मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हो गए हैं। बाबडा हुकाम की जानिब से बारिश शुरू होते ही शहर भर की बिजली बंद कर दी गई है, जो कि कई घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल बहाल ना हो सकी। और अब खबरें बैनुल अक़वामी मंजरनामे से। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुर्की पर खित्ते में अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। यूएई ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत करते हुए कहा है कि अंकारा जारहाना खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुर्की के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचा दिए हैं। अमारात ने कहा है कि तुर्की अपने जनूबी अहदाफ व मकासद के हसूल के लिए तारकीन वतन को इस्तेमाल करने की धमकी देता है। तुर्की अफगानिस्तान और बस्ती एशिया में दाइश के जंगजुओं की आमद और राहदारी का रास्ता बन चुका है। अब तुर्की का हदफ अरब ममालिक हैं। अमारात में तुर्की इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल को लिखे गए खत में मजीद कहा कि तुर्की शाम और अरब में इंसानी हकूक की पामालियों के साथ साथ इन मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। लीबिया में तुर्की की मुदाखलत किसी से ढकी छुपी नहीं। खित्ते में अमन के दुश्मन भारत का एक और चेहरा बेनकाब हो गया। साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम की भारतीय कोशिशों से पर्दा उठा दिया है। कहते हैं भारत बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक है। खित्ते में भारतीय शरंगेजियों का पर्दा चाक। अफगान साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने भारतीय साजिशों को बेनकाब करते हुए कहा है कि भारत अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कोशिश में मसरूफ है। भारत ने स्पेशल ग्रुप को अफगान अमन अमल नाकाम बनाने का टास्क सौंप दिया है। भारतीय साजिशी ग्रुप का मकसद अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। भारत अमन की कोशिशों में पाकिस्तान को कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता। चीन में 2 मंजिला रेस्तोरां जमीन बोस हो गया। सालगिरह की तकरीब में मौजूद 29 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। चीनी सूबे शॉन्जे में 2 मंजिला निजी रेस्तोरां की बिल्डिंग जमीन बोस हो गई। हादसे के वक्त रेस्तोरां में सालगिरह की तकरीब जारी थी। तकरीब में 40 के करीब अफराद शरीक थे। मलबे तले दबकर 29 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। चीन में कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी जोरों से जारी है। चीन की 4 कोरोना वैक्सीन की तैयारी आखिर मराहिल में पहुंच चुकी है। चीन में वैक्सीन ट्रायल के तौर पर 30,000 अफराद को दी जा रही है। चीन कोरोना वायरस की तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल होने का दावा कर चुका है। चीनी महकमा सेहत के मुताबिक चीन कोरोना के खिलाफ 4 वैक्सीन पर काम जारी रखे हुए है। वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बात का तीसरा मरहला सितंबर के अवाइल में मुकम्मल हो जाएगा। वैक्सीन के नतायज नवंबर में मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। तीसरे मरहले में ये वैक्सीन 30,000 अफराद को दी जा रही है। चीन में कोरोना मरीजों की तादाद इंतहाई कम होने के बायस वैक्सीन के ट्रायल बैरून ममालिक किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बायस पाबंदियों के खिलाफ आवाम से रापा एहतजाज है। कई माह से जारी पाबंदियों के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने 300 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में 40,000 के करीब लोग कोरोना पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने कोरोना पाबंदियां लगाने पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि कोरोना पाबंदियों के बायस शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पाबंदियों को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। रूसी सिफारत खाने के सामने पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और बोतलें फेंकी।
और अब खबरें खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने टी20 करियर में 2000 रन्स मुकम्मल कर लिए हैं। मोहम्मद हफीज टी20 सीरीज में 2000 रन्स मुकम्मल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर प्रोफेसर हफीज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान मोहम्मद हफीज ने टी20 करियर में 2000 रन्स मुकम्मल कर लिए। मोहम्मद हफीज टी20 फॉर्मेट में 2000 रन्स मुकम्मल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इससे कबल साबिक कप्तान शुएब मलिक 2300 रन्स बनाकर पहले नंबर पर बराजमान हैं। उमर अकमल 1600 रन्स बनाकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। आईसीसी और पीसीबी ने मोहम्मद हफीज को टी20 फॉर्मेट में 2000 रन्स मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।